ओके स्टूडेंट्स, आज आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम में अगर एक्सप्लेनेशन आती है तो उसका आंसर कैसे देते हैं, एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उसके लिए कितनी हेडिंग्स आपकी इम्पोर्टेंट होती है। जनरली एक्सप्लेनेशन कभी भी लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आती, वेरी शॉर्ट में भी नहीं आती, ये हमेशा आपसे पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में। जनरली 5 मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं, 2.5 की भी एक्सप्लेनेशन होती है, 3 मार्क्स की भी होती है, मीन्स 5 से ज़्यादा नहीं होती, राइट। अगर लॉन्ग में कभी आपके, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें लॉन्ग में नहीं है आपकी एक्सप्लेनेशन, तो इसीलिए ये देखिए कि अगर 5 मार्क्स का आ रहा है, 2.5 या 3 मार्क्स का आ रहा है, तो आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने कुछ पोएट्स की एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखनी है। विलियम शेक्सपियर की ट्रू लव का वेरी फर्स्ट स्टेंजा है, ये आपका फर्स्ट क्वेट्रेन है और 4 लाइन्स आपको दे दी जाएंगी। कोई सा भी क्वेट्रेन या कोई सा भी स्टेंजा आ जाएगा किसी भी पोएट का। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए कि सबसे पहले ये आपको 4 लाइन्स आपके क्वेश्चन पेपर में होती है, उसे आपने कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी आंसर शीट पर। आपने सिर्फ क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे आप, उसके बाद आपने रेफरेंस ज़रूर डालना है, राइट। एक हेडिंग हमारी हो जाती है रेफरेंस की, अनदर हेडिंग अगर हम चाहें तो अलग से ले सकते हैं कॉन्टेक्स्ट की। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है आपका, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट आपको आंसर देना है, तो आप एक हेडिंग ये मिक्स कर सकते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, राइट। ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो आपकी एक हेडिंग हो जाती है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, अनदर हेडिंग आपकी हो जाती है एक्सप्लेनेशन, गॉट। और उसके बाद जो क्रिटिकल कमेंट्स आप लिखते हैं, पोएटिक ब्यूटी है या आपके जो भी उसमें इंपॉर्टेंट आपको उस स्टेंजा में या पैराग्राफ में लग रहा है, तो लास्ट में ये हेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्रिटिकल कमेंट्स। या यहाँ पर आप ये लाइन ले सकते हैं, ये हेडिंग भी आपकी सही है, पोएटिक ब्यूटी, राइट। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी आपकी, जैसे कि आप अगर चाहें तो आप अगर 2 एक्सप्लेनेशन कर रही हैं, एक में आप लिख सकते हैं पोएटिक ब्यूटी, सेकंड वन में आप लिख सकते हैं क्रिटिकल कमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी लाइन्स हैं, जो भी रेफरेंस हैं, रेफरेंस में गलती करते हैं, मींस जिस पोएट की, जिस राइटर की लाइंस हैं, जिस पोएम में से ली गई हैं, वो उसको जान नहीं पाते और यही गलती कर देते हैं। और जबकि रेफरेंस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वो स्टेंजा किस पोएम का है या उससे किस पोएट ने लिखा है, दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये, इसमें आप गलती नहीं करेंगे। अब देखिए आपका मेथड देखिए कैसे आप लिखेंगे। जैसे कि आपने सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ये स्टेंजा या ये लाइंस कौन सी पोएम से ली गई हैं और इसको किसने लिखा है, राइट। द गिवन लाइंस, ओके, क्योंकि गिवन है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दी गई हैं। द गिवन लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट, ओके। सोनेट की जगह आप पोएम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये ओड है, लिरिक है, बैलिड है या सोनेट है, तो आप चाहें तो वो पोएटिक फॉर्म भी मेंशन कर सकते हैं। दिस गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट, ओके। और उसके बाद उस पोएम का आपने नेम बताना है, क्या नाम है। अब देखिए यहाँ पर नाम है ट्रू लव, आप अगर चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर लेट मी नॉट, ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ट्रू लव। फिर उसके बाद कि इसको किसने कंपोज किया है, कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। अब ये दो को आपने, या तो आप अपना इंक चेंज कर सकते हैं, आई मीन आप या तो हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या आप चाहे तो अपना पेन इंक आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, लेकिन वो नज़र में आना चाहिए एग्जामिनर के, ट्रू लव कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करेंगे, जैसे कि आपको पहले बताया, चाहे तो आप इसी में मर्ज कर सकते हैं, एक ही हेडिंग बना सकते हैं। अगर आप अलग से लिखते हैं तो देखिए रेफरेंस में हमें क्या बताना होता है, पोएम का नाम, गॉट मीन्स वो लाइंस कहाँ से ली गई हैं और उसे किसने लिखा है। तो रेफरेंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब कॉन्टेक्स्ट में हम बताते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में कि जो भी आपके सामने 2, 3, 4 लाइन्स हैं, उनका हल्का सा बैकग्राउंड बताएंगे क्या है वो, या उसमें शॉर्ट में आप ये बताएंगे कि उसमें आखिर पोएट क्या मेंशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल दिस सोनेट, ओके, दिस सोनेट ट्रू लव, it is a definition of love, it is a definition of love because the whole poem is based on true love। पूरी पोएम ही आपकी किस पर बेस्ड है, ट्रू लव पर। तो आप भी बहुत ईजी वर्ड्स में आप लिख सकते हैं
कि यहाँ पर इस सोनेट में किसकी डेफिनेशन है या किसके बारे में बताया गया है, ट्रू लव के बारे में। ओके, और ये क्योंकि ओपनिंग लाइंस हैं, ये फर्स्ट, ये बिगिनिंग की ही आपकी लाइंस हैं। इन दिस ओपनिंग स्टेंजा, या आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट क्वेट्रेन। ओके, फर्स्ट क्वेट्रेन है और इसमें पोएट ने क्या कोशिश की है, क्या बताया है, या क्या आपको यहाँ से मैसेज मिल रहा है। इन दी ओपनिंग स्टेंजा शेक्सपियर वॉन्ट्स टू कन्वे अ मैसेज। तो ये नहीं कि आप सेम यही लिखेंगे, ये तो एक हल्का सा आपको आइडिया दिया है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने वर्ड्स में जो भी आप लिखना चाहें सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यू कैन राइट वेरी वेल। शेक्सपियर वॉन्ट्स टू कन्वे अ मैसेज, और क्या उनका मैसेज है, क्या इन 4 लाइन से पता चल रहा है, ट्रू लव कैन नॉट बी चेक्ड बाई एनी ऑब्स्टेकल, राइट, कि ट्रू लव को कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी डिफ़िकल्टी क्या नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती, उसके रास्ते में आ नहीं सकती। तो ये उन्होंने कन्वे किया है इस मैसेज को कि ट्रू लव क्या है, ट्रू लव इज़ वेरी पावरफुल। ओके, आप बस इतना भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, दैट विलियम शेक्सपियर वॉन्ट्स टू कन्वे दिस मैसेज दैट ट्रू लव इज़ वेरी पावरफुल। बस इतना भी आप लिख देंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। उसके बाद आप फ़ौरन आ जाइए एक्सप्लेनेशन पर, और एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में 5-6 लाइंस में, उन लाइंस को जो आपकी गिवन लाइंस हैं उन्हें आपको सिर्फ क्या करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि वहाँ क्या कहना चाह रहा है पोएट या राइटर। अब जैसे देखिए आप कि यहाँ एक आपको आइडिया मिल रहा है, द पोएट सेज दैट ही वुड नॉट एडमिट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस। ओके, द पोएट से, अब पहले यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं लाइंस को। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। ओके, व्हाट विलियम शेक्सपियर सेज दैट आई कैन नेवर एक्सेप्ट दैट देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस, obstacle or difficulty in the way of true love. Love is not love, and if love accepts any kind of difficulty, any kind of problem, that love is not love, but that is a false love, because true love will never accept any kind of difficulty, and that love is also not love which alters when it alteration finds. If love changes when it finds the reason to be changed, that love is also not love, or bends with the remover to remove. Okay, or it bends, it falls down, it comes down from its principles, from its ideals. That is also not true love, because love is very powerful, it is unchangeable. So then you will start to write in your own language. The poet says that he would not admit any kind of hindrance in the unity of two true hearts or two true souls. Love runs longer if there is truth and loyalty in the hearts of lovers. And further what he says, that love may not be said to be true which changes according to the situation, because that love is not love. Love has great power, it is very powerful, it doesn't surrender before the worldly problems. It is so powerful that it can never surrender itself before the worldly difficulties or worldly problems. The love which changes, and if it happens, if love surrenders itself before the worldly problems, that love is not love. The love which changes according to the worldly needs is not true love. Good. So in this way you can write in your own language, that depends on you. Word pressure cannot divide two souls united in the true force of love. Now important thing is here poetic beauty. Okay, because you have to make a critical comment whatever you are finding here, the power of true love. So within few points, maybe one point, maybe 2 points, that depends on the given paragraphs or stanza. Now critical comments are very necessary for your explanation, because it will give you more and more marks. So poetic beauty or critical comment. In the opening stanza, the poet has emphasized significantly on true love of hearts and minds. So what critical comment you can make here? The very first point, that true love is very powerful, it is unaffected, it is invaluable, it is unchangeable. Okay, in this way you can write.
he expresses here a lofty conception of true love, and William Shakespeare here gives us the definition of true love, and it is universal. Okay, in this way it is full of poet sincerity and deep conviction of love. But another important thing you have to write in poetic beauty, the rhyme scheme of the given stanza. Okay, and here you have to mention the rhyme scheme of the very first quatrain. And what is the rhyme scheme of this quatrain? That is, okay, A, B, A, B. So the second point you will make that the rhyme scheme of this quatrain is A, B, A, B. Okay, minds, finds, A, love, remove, B, B. So in this way you will explain in the exam.